ओके, चैप्टर 7 द बैलेंसिंग। ये सिंपल डिफिनेशंस है जो ऑलमोस्ट सारी किताबों में मिल जाएगा तुमको। तो हम लोग डिफिनेशन किसी किताब से ही उठाए हुए हैं। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द बैलेंसिंग्स। तो बैलेंसिंग का मतलब हो गया कि एक प्रोसेस है। ओके, प्रोसेस ऐसा है कि जो डिज़ाइनिंग करना, अगर डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं तो मॉडिफाइड करना। ठीक है, डिज़ाइनिंग इतना करना है कि ताकि पूरी तरह से हम एलिमिनेट कर सकें, या मॉडिफाइड करना ताकि हम कम से कम इतना उसमें बैलेंस कर सकें ताकि जितना हम इसमें एक्सेप्टेबल लेवल तक पहुंचा सकें। तो किसको मॉडिफाइड करना है, किसको डिजाइनिंग करना है, तो मशीनरी पार्ट को करना। ठीक है, और बेसिकली जो ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं ऑफन, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा बैलेंसिंग की जरूरत पड़ता है रोटेटिंग पार्ट में। रोटेटिंग मशीन पार्ट, ओके, रोटेटिंग या मे बी सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप ऑफ मोशंस। ओके, जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग टाइप, रोटेटिंग टाइप या रेसिप्रोकेटिंग टाइप मोशंस ऑलमोस्ट। ओके, अनबैलेंस कहीं भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ता है वो रोटेटिंग मोशन पार्ट या रेसिप्रोकेटिंग में पड़ता है। और सो बैलेंसिंग प्रोसेस है जो डिज़ाइनिंग करना, मॉडिफाइड करना किसी मशीनी पार्ट को ऑलमोस्ट रोटेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग में अनबैलेंस हमारा होता है, ताकि सो दैट द अनबैलेंस, ये अनबैलेंस इज रिड्यूस, ओके, रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अगर मुमकिन होगा इस पॉसिबल तो पूरी तरह से इसको एलिमिनेट कर देना। तो ये मेरे पास दो चीज़ होता है, तो किसी चीज़ को बैलेंस करना, किसी को अनबैलेंस, मतलब अनबैलेंस को बैलेंस करना। तो ये चीज़ देखा गया है, जो हम एक ग्रुप को हम दिए थे बैलेंसिंग करने के लिए, इसमें वाइब्रेशंस हो रहा था मेरा। तो वो हो क्या रहा था कि एक मशीन से है जो बहुत ज़्यादा मेरा अनबैलेंस था, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग एक डिवाइस तैयार किए थे जिसमें हम लोग अलग अलग मास को डाल रहे थे ताकि वो हमारा बैलेंसिंग कर सक रहा था। सबसे पहला बात तो ये है कि आखिर बैलेंसिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ा मुझे, और दूसरी बात ये है कि बैलेंसिंग कैसे करेंगे इसको हम लोग हैं। तो पहला केस था जो हम लोग एक तरह जो डिवाइस हम तैयार किए थे, ऑलमोस्ट हम फिगर बना दे रहे हैं, इस तरह का हम लोग फिगर बनाए थे। एक शाफ्ट था मेरा, ओके, और इसमें हम लोग एक मोटर लगा दिए थे हम लोग हैं, जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था उसको समझ में आ जाएगा। ओके, और इसमें चेन लगा दिए थे, जो चेन से मेरा पार्ट घूम रहा था। ओके, और उसके बाद इस तरह का दो गियर लगा दिए थे। ओके, एक ठो गियर, दो ठो गियर यहाँ पे लगा दिए थे हम लोग, और यहाँ पे कॉलर लगा दिए थे, कॉलर बियरिंग, ताकि इसको सपोर्ट कर रहा था टेबल के साथ। तो इसको हम इस व्यू से देखेंगे तो इस तरह का व्यू था, इस सेंटर था। ओके, और एक होल यहाँ, एक होल यहाँ, एक होल है, एक होल है यहाँ पे था। ये 4 होल था मेरा। तो ये मेरा, हम इसको हम एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ओके, तो जब ये लैब कंप्लीट होता है तब फिर मैथमेटिकली हम इसमें दिखाते हैं यहाँ पे हम। तो नाउ, तो ये मेरा एक एक्सिस था मेरा, तो यहाँ पे सेंटर से पास कर रहा है। ओके, ये एक्स एंड वाई, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन थी, ये जो गियर था 2D था, नॉट 3D था मेरा फिलहाल, क्योंकि थिकनेस को हम जूम कर लेते हैं नेक्स्ट तभी। तो यहाँ पे एक्स वाई, तो इस केस में जो मुझे बैलेंस करना था, तो एक हम देख रहे थे कि एक मास को यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, एक मास यहाँ पे ऐड कर रहे थे, ऐसे तो दो जगह पे छोड़ दे रहे थे, तो बहुत ज़्यादा इसमें वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहा था। तो बैलेंसिंग करने से हम, अगर हमारा कोई मशीन अनबैलेंस होगा तो वाइब्रेशंस क्रिएट होगा है। तो ये हमारा सबसे बड़ा एक नुकसान होता है कि हमारा अनबैलेंस होने से वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। तो ये ऐसा करने से फिर एक मास को यहाँ पे देते थे, एक मास यहाँ पे देते थे। तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि जो हम नट बोल्ट यूज़ करते थे यहाँ पे लगाने के लिए, तो मान लो एक नट जो था मेरा, एक ये नट, सॉरी एक बोल्ट, एक नट का यूज़ करते थे हम लोग यहाँ पे एक के लिए, फिर एक नट बोल्ट यहाँ यूज़ करते थे। अगर मान लो इस नट बोल्ट का मास
पता नहीं हम लोग उस मास को मेज़र किए थे नहीं किए थे। मान लो एक नट बोल्ट का कॉम्बिनेशन का मास था तुमको 200 ग्राम अप्रॉक्स मान लेते हैं, और इसमें भी हम लोग एक जो नट बोल्ट था वो मान लेते हैं कि 100 ग्राम का यूज़ किए, और यहाँ पे भी एक नट बोल्ट हम यूज़ कर दिए 150 ग्राम का नट बोल्ट। तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि एक्सपेरिमेंट के मदद से यहाँ पे तुम कितना मास का चीज़ ऐड करोगे, ये था पहला क्वेश्चन। बिना मतलब कि एक्सपेरिमेंट करके तुमको चेक करना होगा अपने मन से, कभी कुछ किए कभी कुछ किए ऐड किए। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि हम क्या इसको मैथमेटिकली हम प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं है। तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट सबका सब फिजिक्स ही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जितने भी इंजीनियरिंग है उसके ऊपर फिजिक्स का ही उसका एक बेस होता है। मतलब इंजीनियरिंग मतलब हमारा मैथमेटिक्स के साथ साथ चलता चला जाएगा। तो इसको मैथमेटिकली हमें देखना है रियल में। तो क्या हम एक्सपेरिमेंट करके बार बार चेक करते रहेंगे, इसमें हम लोग इसमें क्या मास ऐड करते रहें, चेक कितना टाइम लग जाएगा। तो हम सीधे मैथमेटिकली का हेल्प लेके हम सीधे एक ही बार मास को निकाल सकते हैं, इसमें इतना मास हो जाएगा तो हमारा टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मेरा ये होगा कि यहाँ पे देखोगे कि इस एक्स और ये जो कि दोनों के बीच का जो एंगल है इस सेंटर से वो क्या है मेरा है कि नॉर्मल है, मतलब इस दोनों बीच में 90 का बीच का एंगल हुआ। फिर ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का। मैं आम भाषा में कहें कि मैं सिमेट्रिकल बॉडी हुआ, मतलब इसको इक्वली भाग में बांट सकते हैं। अगर हमारे पास गियर ऐसा होता है, इसलिए तुमको बोलते बनाने के लिए कि एक ऐसा बनाओ, एक होल यहाँ, एक होल यहाँ, एक होल यहाँ, एक होल यहाँ, इस तरह का वो होल छोटा होल बनाओ, अलग अलग रेडियस पे, अलग अलग एंगल में बनाओ, ठीक है ना। तो बनाते तब के पास तो यहाँ पे था कि अगर ये होल मान लो, ये होल अगर यहाँ पर होता तो क्या सिर्फ हम मास को ऐड करने पे ही हमारा हो जाता, क्या कुछ और भी फैक्टर होता यहाँ पे। क्योंकि सबका एंगल मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो होल बना है ये पहले ही से मुझे पता है कि इसका एंगल दिया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में 90, इसके 90। लेकिन अगर मुझे ये होल नहीं पता होता, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक हम ऐसा गियर बनाएं, एक ऐसा, और एक ठो यहाँ पे देते हैं, एक यहाँ पर देते हैं, ओके, और एक यहाँ पर देते हैं, ये 3 था। तो बोलते इस तरह का मास हम नट बोल्ट को यहाँ पे 200 ग्राम, यहाँ पे 150 ग्राम, यहाँ पे 100 ग्राम का नट बोल्ट ऐड करते। अब बोलते बता तुमको चौथा नट जो नट बोल्ट कहाँ पे रखोगे और कितने ग्राम का रखोगे, यहाँ, 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 कि कहाँ रखना पड़ेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे तो पहले से ही तुमको हम होल बना कर दे दिए थे, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी मुझे एंगल पता है, मुझसे मास ऐड करना था। और यहाँ पे तुमको अब 3 होल बनाए हैं, चौथा होल तुम लोग खुद से बनाना था और वहाँ पे होल तुमको डालना था। इसलिए क्या कहते हैं कि रैंडम कम से कम भी 20-30 होल इसके अंदर बना दो, उसके बाद रैंडम हम चेक करेंगे कि किस होल में डालने पर वो मेरा वो बैलेंस होगा नहीं बैलेंस होगा। तो 9 तो हम लोग थोड़ा चलते स्टार्टिंग पे फिर से पॉइंट। तो यही था मेरा बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग होने पर क्योंकि असल में अनबैलेंस फोर्स को बैलेंसिंग करना, और अनबैलेंस जो होगा मेरा वो अनबैलेंस, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो होगा अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स का यूज़ करेंगे। तो जो क्योंकि अनबैलेंस मतलब कोई एक फैक्टर होगा, वो फैक्टर क्या है, एक फोर्स होगा, तो फोर्स ही अनबैलेंस फोर्स होगा। तो अब अनबैलेंस की जगह पे अनबैलेंस फोर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी के चलते बैलेंसिंग होगा मेरा। तो बैलेंस करने के लिए मुझे अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस फोर्स करना होगा तभी जाके हम करेंगे। तो फोर्स जब वर्ड आ गया तो फोर्स का मतलब वेक्टर होना चाहिए, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शंस होगा। इसीलिए हम यहाँ यूज़ किए थे कि किस डायरेक्शन पे पुट करेंगे, ठीक है, कौन सा एंगल पे, कितने मास का मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे हम लोग हैं। तो बात कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि अब इसमें किस तरह का बैलेंस करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल इक्वेशन यूज़ करते हैं इसमें हम लोग हैं, स्टैटिक इक्वेशन। तो बैलेंस 2 तरह का इसमें किया जाता है। तुम्हारे सिलेबस में ज़्यादा एडवांस पढ़ना है नहीं है, सिर्फ पढ़ना सिंगल मास, एक ही मास को बैलेंस करने के लिए किया जाएगा, बस एक मास को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 मास हो गया, 3 मास को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तुमको इसमें एक ही मास को बैलेंस करना है। तो बहुत सिंपल है कि एक मास यहाँ को जैसे उल्टा हम डाल देंगे इसको, हम लोग वो भी मैथमेटिकली देखेंगे इस चीज़ को हम लोग। तो नाउ तो यहाँ पे एक आता है स्टैटिक बैलेंस,
कर सकते हैं। और दूसरा जो करेंगे वो डायनामिक बैलेंस करेंगे, डायनामिक बैलेंस करेंगे। तो ये दो तरह का बैलेंस करेंगे। पहला आते हैं स्टैटिक बैलेंस, फिर करते हैं डायनामिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनामिक मतलब जहाँ पर रोटेट करता है, जो चीज़ रोटेट करवा सकता है। ठीक है, तो कुछ हमारा ऐसा भी अनबैलेंस फोर्स होता है जिसका जिसका इफेक्ट पड़ता है कि वो रोटेट करा सकता है उस चीज़ को है। स्टैटिक जो रोटेट नहीं करा सकता है। ओके, तो अब तो असल में देख लेते हैं कि आखिर ये रोटेटिंग मशीन और रेसिप्रोकेटिंग में किस तरह का बैलेंस मेरा होने का चांसेस है, किस तरह का बैलेंस पैदा हो सकता है। तो चलो तो देख लेते हैं। ये सबसे पहला इस तरह का हम लोग बना रहे हैं। ये तो समझ में आ गया कि क्या बना रहे हैं, पिस्टन। ये पिस्टन, ये सिलेंडर, ये कनेक्टिंग रड, और ये मेरा हो गया क्रैंक रेडियस, ये हो गया क्रैंक शाफ्ट, ये क्रैंक शाफ्ट यहाँ से हो गया मेरा। तो अब ऑब्जर्व करने का चीज़ है कि आखिर ये जो कनेक्टिंग जो पिन होता है रड, वो कहाँ पे होता है कनेक्ट। क्या यहाँ पे, मतलब कि इसको और थोड़ा सा अच्छा से बना दें। ये तुम लोग को चुनना है, चूज करना है कि कौन सा सही फिगर होगा। ये सही फिगर है। क्या सीधे इसको हम यहाँ से जोड़ दें, क्या ये सही होगा? तो जवाब ये, क्योंकि ये जब यहाँ पे हो तो इसको पुश करके इसको रोटेट करा सकता है। ठीक ना, यहाँ पे स्टैटिक बैलेंस हो गया, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो उतना ही इसके उल्टा भी यहाँ फोर्स लगा दिया, तो ये बैलेंस हो गया। और कैसे पता चला कि F इक्वल टू 0, F इक्वल टू Fy इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्टैटिक बैलेंस। और मोमेंट हम निकाल लेंगे तो वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है। तो स्टैटिक बैलेंस के लिए कि हम ये इक्वेशन यूज़ कर लिए, F इक्वल टू 0, F इक्वल टू 0 बैलेंस करते हैं। तो इसमें एक इक्वेशंस हम लोग इस पर निकाले थे, फिर से वो चीज़ इस तरह का फिगर करके हम लोग निकाले थे। ठीक है ना, यहाँ मेरा F लगता था। ओके, यहाँ मेरा F लगता था, यहाँ मेरा फोर्स जो लगता था यहाँ पे लगता था। ओके, एक रेडियली फोर्स लगता था। ओके, तो एक फोर्स फेस पे नॉर्मल लगता था। इसका दो कंपोनेंट निकालते थे। इस तरह का जो हम लोग क्रैंक शाफ्ट में जो टॉर्क निकालते थे, इस तरह का निकालते थे। F यहाँ पे कनेक्टिंग नट F R निकालते थे, F रेडियल निकालते थे, F T टेंजेंसी निकालते थे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि फोर्स जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स नहीं है, फोर्स अलग अलग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे F लगा तो यहाँ पे FC हुआ, क्योंकि यहाँ पे एंगल अल्फा मान लेते थे, यहाँ पे यहाँ कुछ भी अल्फा बीटा, यहाँ पे थीटा मान लिए तो FC हो गया। फिर यहाँ पे FT लग गया टेंजेंशियल, यहाँ पे रेडियल हो गया, अलग अलग कॉम्पोनेंट लिए। फिर यहाँ पे ये नॉर्मल फोर्स हो गया। तो यहाँ पे अलग अलग तरह का फोर्स यहाँ पे लगा। तो फोर्स मतलब यहाँ फोर्स बैलेंस नहीं है, अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स काम कर रहा है। मीन्स यहाँ पे मेरा फोर्स ये हमारा अनबैलेंस हो गया। ओके, तो इसको बैलेंस करना होगा मुझे। दूसरा एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम एक शाफ्ट ले लेते हैं। ओके, ये शाफ्ट ले लेते हैं और इस शाफ्ट के हम क्या करें कि एक रड से यहाँ पे एक छोटा सा मास हम ऐड कर दिए। ओके, और जब ये रोटेट करेगा, ओके, ये फिगर कैसा है, जस्ट लाइक तुम मान लो इस तरह का जो हमारा गियर बॉक्स था, जो गियर बनाए थे, एक होल यहाँ बना दे हम लोग, ठीक है ना, और एक होल यहाँ बना दिए। यहाँ पे 4 होल था हम लोग का। तो अगर यहाँ पे मास हम ऐड कर दिए तो यहाँ पे डिस्टेंस का R1 है, तो जब ये रोटेट करेगा तो इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब M मास M1 R, ये R1 हो गया, और ओमेगा स्क्वायर हो गया मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इधर लगा, अब ये जो इधर लगा तो इसको बैलेंस करने के लिए ये अनबैलेंस है, क्योंकि सारा मोशन तो मेरा रोटेटर टॉर्क लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा टॉर्क लगा T, लेकिन जो सिर्फ ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो मेरा समेशन ऑफ y इक्वल टू शुड बी 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ये वाला। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक उल्टा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे Fy, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ वाई ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ होना चाहिए, तभी तुम समेशन जोड़ेंगे तो 0 होगा। तो हम एक नीचे मास ऐड कर देंगे उतना ही मास का,
तो क्या होगा m1r1 ओमेगा स्क्वायर, उसी उतनी रेडियस का, तभी तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए मेरा, मतलब एक मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, तभी तो मेरा बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट था, इसी चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।